अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम इजलास हुआ। इस केस के हवाले से अब तक गालिबन 2 इजलास हो चुके हैं। ये इन इट सेल्फ एक बड़ी मुनफरिद किस्म की चीज़ है। अब इस केस का फ़ैसला कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कल आए, लेकिन जब भी ये फ़ैसला सामने आएगा यकीनन इस फ़ैसले की बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस होंगी हमारी सियासत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। अगर हुकूमत को 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाती है, ये सीटें हुकूमत को दे दी जाती हैं या ये सीटें किसी को भी नहीं दी जाती हैं और ये खाली रहती हैं और उसके बावजूद ईवान के अंदर पार्टी पोजीशन ऐसी होती है कि हुकूमत के पास 2 तिहाई अक्सरियत हो, तो वो बहुत सारी तरामीम लाना चाहते हैं और जिसका असर यकीनन पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे होगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर सबकी नज़र है, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट खबर जो रिपोर्ट हो रही है, गार्डियन इसको रिपोर्ट कर रहा है, बरतानवी न्यूज़पेपर है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में रवां बरस पहले 6 माह के दौरान 7 सहाफ़ियों के कत्ल हुए हैं। जी हाँ जी, 7 सहाफ़ी यहाँ पे कत्ल हुए हैं पहले 6 माह के दौरान। ये एक बड़ी परेशान कुन चीज़ है। पूरी बड़ी डिटेल ये रिपोर्ट है, इसके अंदर बहुत सारे वाक़यात का जिक्र है। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप पीछे भी जाएँ तो फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2022 के दौरान पाकिस्तान में 53 सहाफ़ी कत्ल हुए और इनमें से सिर्फ 2 केसेस के अंदर मुल्ज़िमान को सज़ा हुई। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। इसी हफ्ते हमने देखा कि कीनिया की एक अदालत से फैसला आया अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हवाले से। वहाँ पे तहकीकात का हुक्म दिया गया, उनके कत्ल को अनलॉफुल किलिंग करार दिया गया। उनका मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि उस मामले को यहाँ पे भी देखा जाएगा और सहाफ़ियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सहाफ़ियों की जो सेफ्टी है उसको हुकूमत संजीदगी से लेगी। अगर हुकूमत की बात करें तो इस वक्त मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है, लेकिन कहने को तो ये इन दोनों जमातों की हुकूमत है और दोनों जमातें हुकूमत एंजॉय भी कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आज इस तरह की खबर भी रिपोर्ट हुई कि जरदारी साहब ने कहा है कि हमें हुकूमत बनानी भी आती है, हुकूमत गिरानी भी आती है। बिलावल साहब कहते हैं कि ये जो वज़ीर आज़म है ये हमारे वोटों से बैठा हुआ है, ये हुकूमत हमारे वोटों से बैठी हुई है। अगर ये हुकूमत, ये वज़ीर आज़म, ये सिस्टम आपके वोटों से बैठा हुआ है तो फिर तो आप इसमें बराबर के ज़िम्मेदार हैं। आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मरात लेने के लिए तैयार हैं। ईवान सदर का जो खर्चा है उसमें भी इजाफा हो गया, उनकी मरात में भी इजाफा हो गया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हुकूमत जो भी स्टेप लेती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे साइड पे खड़ी हो जाती है जैसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हत्के इज़्ज़त का बिल आप देखें जो पंजाब में आया, उसमें किसने अपना किरदार अदा किया, किसने सहूलतकारी की? क्या पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर नहीं है? वो चाहते तो उस बिल को वापस भेज सकते थे। ये वही गवर्नर साहब हैं। जब जरदारी साहब उस दिन पंजाब पहुंचे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया और बाकायदा उनके घुटने को हाथ लगा के इस्तकबाल किया। ये भी पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का एक मुनफरिद वाक़या था कि सदर ममलिकत को सूबे के गवर्नर ने घुटने पे हाथ लगा के उनका इस्तकबाल किया। अगर आप उनके इतने ताबेदार हैं तो फिर यकीनन लीडरशिप ने आपको कुछ ना कुछ बताया होगा कि इस बिल के ऊपर आपने क्या करना है। लेकिन तमाम मामलात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार और उनका रवैया इंतहाई मुज़ायका खेज़ है। वो ये समझते हैं कि जैसे जो बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, आवाम के साथ जो हो रहा है, इसके ऊपर हम अगर ये मौक़िफ़ लेंगे तो आवाम ये समझेगी जनाब कि इनकी हुकूमत तो नहीं है। ऐसी बात तो नहीं। ये 2024 है, ये टिकटॉक का दौर है। इस दौर में आप आवाम के शऊर की ऐसे तौहीन तो नहीं कर सकते। लेकिन ये एक मुनफरिद वाक़या है दुनिया की सियासी तारीख़ का, दुनिया की जमहूरी तारीख़ का कि एक जमात हुकूमत में होते हुए अपोजिशन का होने का दावा करती है और कभी हुकूमत को गिराने की बात करती है, लेकिन हर इकदाम में ये हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बजट हो चाहे कोई और मामला हो। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कुछ खबरें, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उस हवाले से भी गुफ्तगू करें। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ नईम हैदर पंजोता साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी रज़ा रूमी साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। मलिक साहब मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहता हूँ। सर, मखसूस नशिस्तों वाला जो ये केस है इसके ऊपर हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी तमाम जज साहिबान सर जोड़ के बैठे, इजलास हुआ, आज फिर इजलास हुआ। ये इन इट सेल्फ एक मुनफरिद नौइयत का वाक़या है कि एक केस का फ़ैसला आना है और उससे पहले भी इजलास हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? कोई इख्तलाफ है या फिर ये इतना इंपॉर्टेंट केस है कि और इसमें बहुत सारे मामलात हैं तो जज साहिबान सारे मामलात को देख रहे हैं? शुक्रिया काज़मी साहब। देखें, कुछ अरसे से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की अदालतें जो है वो जो फ़ैसले करती हैं या जो उनकी तरफ से जो समाअत होती है
उसके बाद एक सोशल मीडिया पर या पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से शदीद तनकीद का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। फ़ैसले गलत भी हो सकते हैं, फ़ैसले सही भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले चंद सालों से अदलिया के फ़ैसलों पर जो है एक खुली कचहरी या एक खुला जो है उनके ऊपर तनकीद की जाती है फ़ैसला होने से पहले ही, इससे की मिसाल शायद कम में मिलती होगी। यानी माजी में भी गलत फ़ैसले हुए हैं, आज भी शायद कुछ फ़ैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन बाकायदा अदालतों को दबाव का इस लिहाज से सामना करना पड़ना कि सियासी जमातें भी उनके ऊपर दबाव डाल रही हों, एक सोशल मीडिया मुहिम भी उनके ऊपर चल रही हो और ये तो की जा रही हो कि हर सियासी जमात समझे कि उनके हक़ में ये फ़ैसले आने चाहिए। फिर अदलिया के जजेस जो है वो ख़त लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे अंदर दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुदाखलत हो रही है। इस माहौल में मैं समझता हूँ कि जो फ़ैसले अदालतों में होने हैं वो बड़े जो है वो नपे तुले अंदाज में देख कर बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के अदालतों को ये फ़ैसले करने पड़ेंगे या करने चाहिए, इसलिए कि किसी एक फ़रीक के हक़ में अगर फ़ैसला आया तो दूसरा फ़रीक उसकी मुखालफत करेगा, अगर दूसरे फ़रीक के हक़ में आया तो पहला फ़रीक उसकी मुखालफत करेगा। हमारे यहाँ ये कल्चर अब ख़त्म हो चुका है कि मेरिट पर अगर फ़ैसला हो जाए तो तब भी उसको जो है बर्दाश्त किया जाए। ये बात दुरुस्त हो सकती है PTI की, वो कई फ़ैसलों पर एतराज़ कर सकती है, कई फ़ैसलों पर PMLN एतराज़ कर सकती है, लेकिन मजमूई रवैया हमारा ये बन चुका है कि हमें फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के चाहिए, हर सियासी जमात को। अच्छा मलिक साहब, ये अगर इस केस में हुकूमत को ये सीटें मिल जाती हैं या फिर ये सीटें किसी को भी नहीं मिलती और सीटें खाली रहती हैं और 2/3 अक्सरियत हो जाती है हुकूमत की ऐवान के अंदर, आपको लगता है कि इस किस्म के फ़ैसले से पाकिस्तान की जो सियासत है उसका रुख बदलेगा, हुकूमत कोई ऐसी तरामीम लाएगी जिन खदशात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले करते हैं, या फिर ये वक्त से पहले जो है कोई प्रीएम्प्ट करने की कोशिश है या खामखा शोर डालने की कोशिश है? देखिए मेरे ख्याल में ये जो 2/3 अक्सरियत वाला मामला है ना, ये ऐसे इसको एक सियासी जो है वो बना दिया गया, एक बयानिया। हुकूमत मौजूद है, या तो PTI इस हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर डाल लेती कि हुकूमत जो है वो नए इंतखाबात की तरफ चली जाती, या हुकूमत अपना बोरिया बिस्तर लपेट लेती। पाकिस्तान के सियासी हालात आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, आप बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमतें तब बदली जाती हैं कि जब सियासी जमातें किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में हों, इस्टेब्लिशमेंट की उन्हें मदद हासिल हो और सारे जो सियासी जमातें हो काफ़ी हद तक बड़ा प्रेशर डेवलप करने में कामयाब हो जाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हों और एक सियासी जमात या 2-4 सियासी जमातें उठें और वो हुकूमत गिरा कर शाम इक़्तिदार में जाकर कब्ज़ा कर लें। ऐसा कभी हुआ नहीं है और ऐसा होता हुआ नज़र भी नहीं आता। इसलिए हुकूमत को जब तक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं, आप मुझे बताइए हुकूमत को क्या ख़तरा हो सकता है? इमरान खान साहब जेल में हैं, वो अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं, PTI की लीडरशिप जो है वो बेशतर जो है या मुकदमात का सामना कर रही है या मफरूर है, ग्राउंड के अंदर वो मौजूद नहीं है। हुकूमत के लिए कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिसके नतीजे में हुकूमत जो है उसको कोई फौरी किसी तरमीम की ज़रूरत पड़ जाए या हुकूमत जो है फौरी तौर पर उसको 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, देखिए ये फैसले अगर होते हैं, अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, कुछ सीटें मिल जाती हैं, तब भी हुकूमत, देखिए इमरान खान साहब की हुकूमत थी, कितने वोटों से हुकूमत कायम थी मुझे बताइए? क्या PMLN, क्या पीपल्स पार्टी, क्या JUI उनकी हुकूमत को गिरा सकी थी? उस वक्त तक जब तक उन्होंने सियासी जमातों के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ाई नहीं शुरू कर ली। तो मैं समझता हूँ कि ये चंद वोटों पर बनने वाली हुकूमत भी अपनी अथॉरिटी उस वक्त तक रखती है जब तक वो हुकूमत में मौजूद होती है। ठीक है। अच्छा पंजोता साहब, आप लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं इस केस से, आपको लगता है कि आप लोगों को सीटें मिल जाएंगी जिस तरीके से आप लोगों ने अपना केस प्लीड किया? इसलिए कि कुछ लोग तो इसी पे कंफ्यूज हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देगी मोअज़्ज़ज़ अदालत सीटें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को देंगे, तो क्या आउटकम आपको लगती है? बहुत शुक्रिया तेरे भाई, आपने मौका दिया। नसरुल्लाह मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा तज़किया किया और उसमें एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी उन्होंने कहा, सराहा, बल्कि सराहा मैं नहीं कहता बल्कि बताया कि ये हकीकत है कि जब तक आपको एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी तो पंजोता साहब आपकी हुकूमत को कोई नहीं गिरा सका। देखें सूरत हाल क्या है अब, ये सबसे पहले अगर जाएँ तो जिस तरह से मुतनाज़ा इलेक्शन करवाए गए, हमसे जिस तरह सीटें छीनी गई, उस सीटें छीनने से पहले अगर आप देख लें तो हमारे उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया जा रहा था, पेपर्स छीने जा रहे थे, लोगों को उठाया जा रहा था, गवाह किया जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही थी कि आप PTI छोड़ दें, अगर आप छोड़ते हैं तो आप ठीक हैं, अगर आप नहीं छोड़ते तो आपको मुकदमा में डाला जाएगा। तो उसी वजह से लोग रुपोश भी उनको होना पड़ा और सारी सूरत हाल नजर आई। अच्छा, अब पहले आपने 180 सीटें हमारी छीन कर हमें 100 से भी नीचे लेकर आ गए। अब अगर जो है वो हमारी सीटें आपने कम कर दी हैं, वो हम अदालतों के अंदर गए हुए हैं और वहाँ पर मामला हमारे पेंडिंग्स हैं,
दूसरी तरफ मखसूस नशस्तों का मामला आ गया, तो मखसूस नशस्तों के ऊपर भी हमसे वो सीटें छीन कर किसी और जमात को दे दी, बल्कि 3 जमातों को दी गई ख़ास तौर पर। तो वो क्यों दी गई? पहली बात तो ये है ना कि आइन के अंदर हमें दिखा दें कि अगर किसी एक जमात को जो है अवाम ने वोट दिया हो और उस जमात की सीटें किसी और को छीन कर दी जा सकती हैं, तो वो तो फिर आप हमें बताएं और हम कहें कि वाकई आप ठीक कह रहे हैं। किसी जगह के ऊपर इलेक्शन कमीशन ये मुतमईन ही नहीं कर सका कि ये सीटें किसी और का हक बनती थी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट के ये किस तरह हमें आज़ाद किया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आ गया कि इलेक्शन कमीशन ने उस बल्ले वाले फैसले की गलत तशरीह की थी। तो जब इलेक्शन कमीशन की गलती है तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाना चाहिए था और हमें हमारी सीटें जो हैं वापस करनी चाहिए थी। हमें PTI का तस्वर कर लिया जाता। अगर सुन्नी इत्तेहाद के ही आपने करना है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी तो गई थी वहाँ पर, उन्होंने कहा था कि घोड़े का निशान हमें दे दें, उन्हें भी जानबूझकर आज़ाद किया गया। तो ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर अगर ये सोचें कि ये सीटें लेकर और फिर हमसे जो है वो आईनी तरमीम और उस तरफ जाएंगे। आपको लगता है कि वो जो एक आईनी पैकेज की बात हो रही है जिसमें मोसेस चीफ जस्टिस साहब के ओहदे की मियाद में भी इजाफा हो सकता है और इस तरह की बातें हो रही हैं, ऐसे कोई खदशात हैं आप लोग? देखिए, खदशात क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप मुनज़्ज़म देखें ना तो इसमें आप सबसे पहले देख लें कि जिस तरह हुकूमत बनाएगी फार्म 47 की, जिस तरह सीटें छीनेगी और जिस तरह ये आए रोज़ तरमीम लाई जा रही हैं, कभी रिटायर्ड जजेस जो हैं वो केस सुनेंगे, कभी हतक इज़्ज़त कानून लेकर आ रहे हैं, कभी को इख्तियारात दे रहे हैं कि वो कोई भी रिकॉर्डिंग, मोबाइल की व्हाट्सएप कॉल, कोई भी चीज़ वो सुन सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ भी वो करें, कोई उनको जो है वो पूछ कुछ नहीं है। तो ये आपके सामने है। तो ये कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन हो या ऐसी नाइनी तरमीम लेकर आ जाएँ जो कि आपके मुस्तकबिल में एक वो आप ये कह लें कि एक तारीख में एक ऐसी अमेंडमेंट्स हों कि वो स्याह लफ्ज़ों से याद की जाए। अब रही बात ये कि अदालतों के ऊपर असरअंदाज होने के लिए ट्रोलिंग करना, या ये जो बात नसरुल्लाह साहब ने की, देखें मिसाल के तौर पर ऑडियो लीक का केस आया। ऑडियो लीक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की तो वहाँ पर कुछ लोग भिजवाए गए कि आप जाकर जो है वो एजेंसियों की तरफ से नुमाइंदगी करें। सेकंड बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, हाई कोर्ट में लगा है और उस केस के अंदर समाअत जो है वो इस तरह से होती है जैसे अब मिलिट्री ट्रायल उठा लें, 1 साल हो गए, 1 साल से वो केस डिसाइड ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस पर क्या हम बात ना करें कि अदालतों को फैसला करना चाहिए। आज बल्कि कल 45 लोगों का केस लगा हुआ था तो उसमें पता चला कि आज केस की समाअत है, लेकिन वो 45 लोगों के जो केस हैं उनमें से कुछ जो है वो अपनी सज़ा पूरी करके बाहर निकल आए और कुछ जो हैं वो मर गए, ठीक है। तो जब आपने इंसाफ इस तरह से देना हो और केसेस लटकाने हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आपको इंसाफ ना मिल सके, तो फिर उसके ऊपर तनकीद भी होगी, बात भी होगी, लेकिन ये तनकीद करना कि एक जज इंसाफ दे रहा हो तो उसके ऊपर जाकर तनकीद करना वो गलत है। जैसे फॉर्म 45 मंगवाए गए तो फ़ौरन तारिक जंगीरी साहब के खिलाफ कैंपेन शुरू होगी और अभी तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है, लेकिन वो साहिबान अभी भी ट्वीट कर रहे हैं, उनको कोई असर नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि उनको पीछे प्रोटेक्ट करने वाले बहुत से लोग हैं, ताकतवर हैं, तो इसलिए उनका होना कुछ नहीं। आपकी जमात पे भी तो ये तनकीद होती है ना कि माजी के अंदर आपके अतहर मिनुल्लाह साहब के हवाले से आपकी जमात को कुछ नागवारी गुजरी तो उनके ऊपर भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बातें करते रहे। बाबर सत्तार साहब की इंडक्शन के ऊपर आप लोगों की जमात को एतराज़ था। अभी तो खुद आपके जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के ऊपर एतराज़ कर दिया बाकायदा अपनी रिटर्न सबमिशन में। तो ये मामला तो दोनों तरफ से चलते हैं ना, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। नहीं, दोनों तरफ से नहीं। बात असल बात यह है जहाँ पर वो फंडामेंटल राइट्स की दरख्वास्त हमारी सुप्रीम कोर्ट में है वो नहीं सुनते। 8 फरवरी को धांधली पूरे मुल्क में डाका डाला गया, उस पर आप समाअत नहीं करते। आप जो है वो जाकर कमीशन को ख़त लिख देते हैं कि जनाब नहीं, इलेक्शन के अंदर बड़ा साफ शफाफ और था। इलेक्शन कमीशन को आकर आप खुलेआम डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं, उनकी गलती भी होती है, उसके बावजूद उनको कुछ नहीं करते। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर अगर जाकर हम बात करते हैं, अदम एतमाद करते हैं, तो उस जज को देख लेना चाहिए कि वाकई मैंने नाइंसाफियाँ की हैं तो मैं केस ना सुनूँ, उसके बावजूद वो तो सुन रहे हैं केस। ठीक है, ठीक है। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, ऑब्वियसली ये सियासत में पोलराइजेशन तो है, बार बार इसका जिक्र भी होता है, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह के इस वक्त माहौल है, अगर कोई फैसला आ जाता है, इस फैसले के नतीजे में किसी के भी हक में फैसला है कतई नज़र इसके, आपको लगता है कि मुल्क का सियासी माहौल आने वाले महीनों में बेहतर होगा? देखिए, सियासी माहौल तो कभी भी बेहतर नहीं रहा। आपको याद होगा, आज चले हम तो कहते हैं ना कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं या उनकी पार्टी जो है वो मुश्किलात का शिकार है। क्या 2008 के बाद, इलेक्शन के बाद सियासत में यही गर्मा गर्मी नहीं थी? क्या 2013 के इंतखाबात के बाद ये सियासी बहरान नहीं था? इमरान खान साहब ने इलेक्शन मानने से इनकार कर दिया था, वो धरना देने निकल पड़े थे, 35 पेंचर की बात कर रहे थे, इतनी शदीद मुखालफत थी। कभी नजम शेट्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगते थे, कभी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगते थे।
हालांकि ये सारे इल्ज़ाम लगाने के बाद खान साहब किसी अदालत में जाकर सबूत पेश नहीं कर सके थे। 2018 के इलेक्शन आए, खान साहब को सिलेक्टेड कहा गया, खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी बातें की गई। खान साहब ने सिलेक्शन में जिस तरीके से बाकी मुखालफिन के टिकट वापस करवाए वो भी सबके सामने है। टिकट कौन देता था? चकवाल की मिसाल, चूँकि नईम साहब के इलाका साथ हम दोनों एक इलाके से करीब करीब है, किस तरीके से सरदार गुलाम अब्बास को डिस्क्वालीफाई करवाया गया था और वो उस वक्त के जनरल फैज़ साहब किस जनाब जो है वो सारे मामलात को देख रहे थे। ये सारी बातें दुनिया ने देखी हुई हैं। मसला ये मैं वो अर्ज़ कर रहा था पहले कि सियासतदान चाहता है मेरे लिए इस्टेब्लिशमेंट हो, सियासतदान चाहता है मेरे लिए अदालतें हों, सियासतदान चाहता है मेरे लिए मीडिया हो, सियासतदान चाहता है कि मेरे गुण गाए जाएं, इसके अलावा और कुछ ना किया जाए। अगर आज गिला है पीटीआई को, बाज़ गिले मैंने पहले भी कहा जायज़ हो सकते हैं, लेकिन क्या ये गिले नहीं थे जब हुसैन नवाज को आप सर झुका के उसकी तस्वीर बनवा कर नशर कर रहे थे? क्या गिले ये राना सनाउल्लाह को नहीं थे कि उसकी बीवी रोती चीखती चलाती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि मेरे मियाँ के ऊपर आपने हीरोइन का केस डाल के उसको फांसी के फंदे पे ले जाना चाहते हैं? क्या हनीफ अब्बासी के ख़ानदान को गिला नहीं था कि उसके ख़ानदान के साथ जो कुछ सलूक किया जा रहा था? क्या शायद खान अब्बासी को गिला नहीं था कि आप उसको नाजायज़ मुकदमात में जाके नैब के कचहरियों में चक्कर लगवाया करते थे? क्या मिफ्ता इस्माइल को गिला नहीं था? ये सियासत हमने सीखी इन सियासतदानों से, यही है। ये देखिए ना, नईम साहब बड़े मेरे अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, ये पीटीआई हैं, बाकी पीटीआई तो पीटीआई नहीं है। मुझे बताइए, यानी जो है उमर अयूब से लेके पूरी तारीख उठा के देख लें, शाह महमूद कुरैशी से लेके चौधरी परवेज लाई से लेके जनाब अली अमीन गंडापुर साहब से लेके बैरिस्टर गौर से लेके सारी पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने सारी उम्र मजे किए, वहां से उठ के पीटीआई में आ गए। यानी पंजोथा साहब से ये पूछ रहे हैं कि जो सियासी कारकुन, जो एमएनए, जो एमपीए सारी उम्र दीगर पार्टियों में याशियां करते रहे, मुल्क के लूटने के जो इल्जाम ये कहते हैं जी कि सियासतदानों ने पहले मुल्क लूटा, पुरानी हुकूमतों ने मुल्क तबाह कर दिया, तो सबसे पहले तो उमर अयूब साहब को पकड़े ना जी कि भाई आप वजीर थे उनकी हुकूमतों के, आप हमारे पास क्या लेने आए हैं? यानी ये इस मुल्क की सियासत की कितनी बड़ी अतरसा बदकिस्मती है कि एक शख्स एक पार्टी में 15 साल मजे लेता है, दूसरी पार्टी में जाके जब वो देखता है ये इक़्तिदार में आने वाली है, वहां जाके मजे लेता है, चेयरमैन बन जाता है, पार्टी का वाइस चेयरमैन बन जाता है, पार्टी का सदर बन जाता है। यानी इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट साइड है हमारी सियासत की। ये आप मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर आपको ऐसी शख्सियात नजर आएंगी, और अमूमन जब वो सियासी जमात हुकूमत में आने वाली होती है तो फिर बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। रजा रूमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, रजा साहब से भी इस केस के हवाले से पूछेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा रजा साहब, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, इसके फैसले के बाद आप मुल्की सियासत को बदलते हुए देख रहे हैं, आइदर वे जैसा भी फैसला है, या फिर इस वन ऑफ दोज केसेस जिस तरह के अभी केसेस चल रहे हैं और जो भी फैसला है सियासत हमारी इसी तरह चलती रहेगी? देखिए बिल्कुल अतर भाई, ये बड़ा अहम केस है। यूं तो क्योंकि इस केस से एक तो जो है पार्लियामेंट का जो वजूद है, पार्लियामेंट का जो मुस्तकबिल है, वो उसका तयन होना है कि पार्लियामेंट जो है वो भी कंप्लीट नहीं है और किसी भी तरह से नामुकम्मल पार्लियामान जो है वो जमहूरी निज़ाम में अपना काम नहीं कर सकती। अब रही बात कि इसकी क्या सूरत हाल है कि अगर तो ये केस अगर पीटीआई के हक में फैसला होता है तो यकीनन पीटीआई की जो ताकत है पार्लियामान के अंदर उसमें भी मजीद इजाफा होगा, और जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है उसके लिए भी ये एक मसला तो बनेगा। खुसूसन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए, और अगर पीटीआई की सीट्स बढ़ जाती हैं तो किसी भी वक्त के ऊपर ये इत्तेहाद बदल सकते हैं। तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये कि ये जो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन भी जारी है कि अगर ये सीटें ना मिली हुकूमती इत्तेहाद को तो वो आईनी तरमीम नहीं कर सकते, और आइन में तरमीम जो है वो उसका इख्तियार जो होता है उसके बहुत ज़्यादा मुज़मिरात होते हैं, चाहे वो 98वीं तरमीम से मुतल्लिक हो, चाहे वो जो सुनने में आ रहा है कि शायद चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन की भी कोई तरमीम तैयार की गई है। ये सब अखबारी और मीडिया की खबरें, मैं उन्हीं को दोहराऊं तो यकीनन उन प्लान्स के ऊपर पानी फिर सकता है। ठीक है। और तो जो यकीनन ये इसी वजह से इसको बड़ी गौर से
और पूरी मुल्क की निगाहें इस केस के ऊपर मरकूज हैं। ठीक है। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, पीपल्स पार्टी का यहाँ पे जिक्र हुआ। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी भी ईवान के अंदर एक बड़ी जमात है और हुकूमत का हिस्सा, और वो हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन अजब हुकूमत कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। एक तो हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, उनके वोट से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के वोट से सदर बने हैं, लेकिन आज फिर जरदारी साहब ने कहा कि नून लीग को हुकूमत नहीं करनी आती या उनसे हुकूमत संभाली नहीं जा रही, हम हुकूमत बना भी सकते हैं, हुकूमत गिरा भी सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी आखिर चाहती क्या है? वो अपोजिशन करना चाहती है हुकूमत में रहते हुए, या फिर वो अपोजिशन में रहते हुए हुकूमत करना चाहते हैं? समझ नहीं आ रहा कुछ। पीपल्स पार्टी वही चाहती है जो इस मुल्क की सियासत होती है। देखें, पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो इक़्तिदार में भी रहे और उसे अपोजिशन भी समझा जाए। सिंध की हुकूमत उनके पास है, यानी आप देखें सदारत उनके पास है, हर आइनी ओहदा उनके पास है। वफाक की अगर 2-3 वजारतें वो नहीं भी लेते तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है? वो हुकूमत है इस वक्त, उनके बगैर हुकूमत बजट पास नहीं करा सकती, उनके बगैर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल नहीं सकती। इसलिए पीपल्स पार्टी तो मज़े में है। तनकीद का सामना करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को और मजे करेगी पाकिस्तान। अच्छा, पर नसरुल्लाह मलिक साहब, यही पाकिस्तान की सियासत है। मलिक साहब, आप समझते हैं कि अवाम इतनी नाइव है कि वो कहेंगे जी पीपल्स पार्टी वालों का तो बेचारों का कसूर नहीं है, शहबाज शरीफ ने महंगाई कर दी, बिजली की कीमत बढ़ा दी, या फिर अवाम को याद रहेगा कि जनाब ये इनके इत्तेहादी और इनके वोट से हुकूमत बनी हुई है? देखिए, एक तो जो है इंतखाबी मैदान वो एक डिफरेंट मैदान होता है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जब इलेक्शन आएंगे, आइंदा जब इलेक्शन होंगे, उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। दूसरी बात यह है कि वो सिंध के अंदर फोकस उनका हमेशा से रहा है। सिंध के अंदर आज भी अपने आप को वो समझते हैं कि वो मजबूत जमात हैं, कोई उन्हें चैलेंज करने वहाँ पहुँचा नहीं। ना PMLN ने उन्हें चैलेंज किया इंटीरियर सिंध के अंदर, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें इंटीरियर सिंध के अंदर चैलेंज किया। PTI की अपनी लीडरशिप जो है, आप वो देख लें, PTI की तो अपनी लीडरशिप ही नहीं है, वो भी उधार की लीडरशिप है सिंध के अंदर। जब PTI ने भी उन्हें सिंध को ऐसे छोड़ा, PMLN ने भी छोड़ दिया, तो पीपल्स पार्टी कंफर्ट समझती है अपने आप को सिंध के अंदर। बाकी अगर पीपल्स पार्टी 2 साल बाद देखती है कि, या साल बाद देखती है कि हमें इक़्तिदार में फिर शामिल होना है, वजारतें भी ले लेंगे। इस मुल्क के इंतखाबात किसी और सोच के तहत होते हैं, किसी और नज़रिए की बुनियाद पर होते हैं, किसी और जो है वो गठजोड़ की बुनियाद पर होते हैं, किसी और ग्रुपिंग की बुनियाद पर होते हैं। लेकिन PTI इससे इनकारी है। PTI मानती नहीं हो कि नहीं 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 जी हमारा इंतखाब सही था, बाकियों का गलत था। भाई PTI के साथ अगर उस वक्त की 2011 में इस्टेब्लिशमेंट ना होती तो PTI कहाँ खड़ी थी? 1 सीट के ऊपर, और 1 सीट भी जब 2002 में जितवाई गई थी, आपको याद होगा, तमाम पार्टी हेड जितवा दिए गए थे। उस वक्त भी खान साहब जाकर इस्लामाबाद सो गए थे इलेक्शन लड़ने के बाद, रात को पता चला था इलेक्शन जीत गए हैं। इसलिए पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारे फैक्टर्स हैं और वो फैक्टर्स रहेंगे, इल्ला ये कि सियासी जमातें अपने आप को मजबूत करें, सियासी जमातें एक दूसरे को गिराने के चक्कर में ना रहें, सियासी जमातें एक दूसरे का खात्मा ना चाहें। देखिए ना, खान साहब क्या चाहते थे? PMLN और पीपल्स पार्टी को खत्म कर दे, मुझे अकेले को मैदान दे दे। यानी ये जब सोच पैदा हो जाएगी तो फिर आप तनहा रह जाते हैं, फिर आप सियासी दायरे के अंदर मौजूद नहीं रहते, फिर आप अगर कहीं टकरा रहे होते हैं, कहीं लड़ रहे होते हैं, तो फिर आप अकेले होते हैं। ठीक है। अगर ये सियासी जमातें आपस में मिलजुल कर सियासी और जमहूरी जद्दोजहद में एक दूसरे का साथ देती, मियाँ नवाज शरीफ को निकालने के लिए इमरान खान अपना कंधा न देते, शहबाज शरीफ साहब अपना कंधा न देते, तो ये सारी सूरत हाल आज आपको एक बेहतर जमहूरियत भी नजर आती, बेहतर सियासत भी नजर आती। ठीक, लेकिन कोई एक दूसरे को ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, मैं आखिरी जुमला आपसे अर्ज कर दूं। लोग कहते हैं, एक जुमला जी प्लीज, एक जुमला मैं आपसे कह दूं, लोग कहते हैं जी कि मुज़ाकरात हो जाएंगे खान साहब के, खान साहब चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन करवा दे, मुज़ाकरात कर ले। मुझे एक बात बताइए, एस्टैब्लिशमेंट के पास इमरान खान साहब को देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब के पास एस्टैब्लिशमेंट को देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। खान साहब चाहते हैं कि मुझे इक़्तिदार दे दिया जाए, एस्टैब्लिशमेंट दे नहीं सकती, और जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अगर खान साहब को देती कि नहीं जी आप बाहर आ जाएं, आप जो मर्जी करें, हम पीछे चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें देखिए बिल्कुल बड़ी कम्प्लेक्स सूरत हाल है। इस सूरत हाल में PTI को समझना ये चाहिए था कि सियासी जमातों से इतनी दूरियां पैदा ना करती। आज उसी अचकजई साहब के पीछे लगे हुए ना, जिसका ऐसे दुपट्टा करके खान साहब लहराया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। मुझे तो हैरानगी होती है, अचकजई साहब भी इस यानी उन्होंने सोचा था कि नहीं कि तुम्हें हर चौक में तेरा मजाक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चल निकले। मसला ये है कि अब तनकीद ये भी हो रही है ना कि जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, ये वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के किरदार की नफ़ी करते थे, कहते थे कि इनका किरदार नहीं होना चाहिए। अच्छा पंजोता साहब, नून लीग के ऊपर आप बड़ी तनकीद करते हैं कि जनाब वो गठजोड़ करके आ गए, लेकिन आपके ऊपर ये तनकीद है कि आप सियासी कुव्वतों को इंगेज नहीं करना चाहते,
ये नहीं हो सकता कि तमाम सियासी कुव्वतें कमज़ोर हो जाएं और इमरान खान और तहरीक इंसाफ मजबूत हो जाए। सियासी कुव्वतें मजबूत होंगी तो आप लोग भी मजबूत होंगे, एक दूसरे के वजूद को माने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अगर कोई गलती की है आप भी उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। आप भी अभी कहते हैं जी हमने उनसे ही बात करनी है। देखें, पहली बात तो ये है ना कि खान साहब के हवाले से ये बात की गई कि खान साहब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बनने के चक्कर में है। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड भी बात कर ली जाती तो वो ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि अगर 27 साल पहले खान साहब ने अगर सियासत में कदम रखा तो आपने देखा कि उस शख्स ने जिस तरह मेहनत की, जिस तरह वो सड़कों पर निकले, जिस तरह उन्होंने काम किए, हॉस्पिटल बनाया, जिस तरह यूनिवर्सिटी बनाई, और पूरी उनकी जो ज़िंदगी है, स्ट्रगल है, उसके अंदर उन्होंने रूल ऑफ लॉ और मुल्क को आगे ले जाने की बात की। अच्छा, अब जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने 2018 में, अब आप उनका इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उनकी 27 साल की स्ट्रगल थी एज वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने क्या काम किया। क्या उन्होंने आकर वही काम किया जो PMLN, पीपल्स पार्टी या दीगर जितनी जमातें रहीं इक़्तिदार में, अपने बैंक बैलेंस, जायदादें, प्रॉपर्टियाँ, अकाउंट्स और सारा ये मामला बनाना, या उन्होंने ये फोकस किया कि मैंने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। अब उसमें आप देख लें कि उनकी काविशें, उनकी कोशिशें नौजवानों के लिए यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से या हेल्थ कार्ड के हवाले से, पनाहगाहों के हवाले से, वो एक लंबी लिस्ट है। तो वो तो आपने देख लिया कि उन्होंने तो जो जैसे वो आए उसी तरह से वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से वापस। अब सारे इन्होंने छानबीन की, हालांकि खान साहब ने हमें बुलाया बनी गाला में, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर अब केस बनाएंगे। अच्छा, केस हमें था कि बनाएंगे, देखते हैं क्या बनाएंगे। आपने देखा कि 109 के रोल के ऊपर 100 से ज़्यादा FIRs बनाए, क्योंकि करप्शन वाला कोई केस था नहीं। अलकादर में भी अभी इन्हें साबित करते करते मतलब साल 1.5 साल गुजर गया है और उसमें वो केस चल रहा है, वो कंक्लूड क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनके पास कभी परवेज़ खट्टक को लाएंगे, कभी किसी को लाएंगे, जितने गवाह लेकर। अच्छा, परवेज़ खट्टक साहब ने, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने वहाँ पे बयान दिया कि वहाँ पे काबीना में जब मैं मौजूद था ये सूरत हाल हुई, उन्होंने गवाही दी है। अब वहाँ पे जो आपके दीगर मिनिस्टर्स थे, क्या वो कोई बयान हल्फी जमा करवा रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल नहीं हुई थी? उस वक्त तो बहुत सारे मिनिस्टर्स थे जो अभी भी आपकी जमात के अंदर भी शामिल हैं, तो इस तरह का कोई है इरादा जमात की? बिल्कुल, इसमें हमारी मुशावरत हुई है, मीटिंग भी हुई है, अली मीन गंडापुर साहब भी, बाकी सारे हम बैठे हैं, बल्कि परसों या तरसों रात भी हुई थी, जिस दिन पेशी थी उससे 1-2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी। और इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे कि गवाह जो हैं वो आ रहे हैं और इंशाल्लाह वो अपनी गवाही देंगे और बताएंगे वहाँ पर असल मौक़िफ़ क्या है। अब जैसे परवेज़ खट्टक साहब को वहाँ पर लाया गया था बाकायदा प्रोग्राम बनाकर, प्लान करके, वो जब उनको जब बोलने लगे, रटा रटाया वो बयान जैसे होता है, तो उनको इंटरप्ट किया, खान साहब ने कोई बात की तो वो बात ही भूल गए। अच्छा, उन्होंने स्टेटमेंट तो दे दी जो उन्होंने लिखी लिखाई थी, लेकिन खान साहब का नाम ही स्टेटमेंट के अंदर लेना भूल गए। उन्होंने नाम ही नहीं लिया खान साहब का, और वो कहते हैं जी कि हमने आकर एतराज़ किया, ये किया, वो कि ये तो आ जाएगा सारा, लेकिन इन्होंने अपनी वो कहते हैं ना कि KP रवायात, उनका भी ख्याल नहीं रखा और सारा ये किया। अच्छा, मैं उस बात पे दोबारा आता हूँ जहाँ से बात शुरू हुई थी। तो खान साहब की स्ट्रगल क्या थी रूल ऑफ लॉ के लिए? अगर आप ये कहते हैं कि आप उनके साथ बैठ जाएँ, वो जिन्होंने तीनों दवार में मुल्क लूटा हो, या उसके बाद या उससे पहले या दीगर ने, तो फिर आपकी बात ही ख़त्म होगी। फिर आपकी जो स्ट्रगल थी, जो आप रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े थे, फिर तो आप छोड़ दें, फिर आप उन्हें क्लीन चिट दे दें, फिर आप उनके साथ, फिर आपका सियासत करने का क्या है? अगर आप समझते हैं कि सियासत को आपने इबादत के तौर पर करना है तो फिर आपके असूल है ना, तो असूलों के मुताबिक करना है। अब जहाँ तक मौलाना साहब की बात रही, या चकज़ई साहब की या दीगर की, तो उनके साथ भी जो अलायंस की बात है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर है कि रूल ऑफ लॉ के ऊपर, इसके अलावा तो कोई नहीं है। चले, मैं रूल ऑफ लॉ पे जरा रूमी साहब का, जो रजा रूमी साहब का भी लेना चाहूँगा कमेंट। अच्छा, रूल ऑफ लॉ भी यहाँ पे रजा भाई बड़ा सब्जेक्टिव किस्म का है। जब हम हुकूमत में होते हैं तो एजेंसियाँ कॉल्स ट्रेस करें, बिल्कुल दुरुस्त है। आर्मी चीफ साहब भी जो है वो कौम के बाप होते हैं, और इसी तरह नॉन लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, उनको भी कोई मसला नहीं होता। जब वो अपोजिशन में होते हैं फिर उनको मसला होता है। तो आपको लगता नहीं है कि कुछ चीज़ों के ऊपर इन तमाम सियासी जमातों को एक वाज़ेह मौक़िफ़ लेना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट का कितना किरदार हो, सियासतदानों का कितना किरदार हो? 200% आपने सही बात कही है। देखिए, जो मिसाके जमहूरियत था 2006 वाला, वो उसमें इसी जो मसला है बड़ा, उसका तस्करा भी किया गया था, और जो 2 बड़ी पार्टी थी उस वक्त की, उन्होंने उसके ऊपर एग्री भी किया था कि वो किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को अपनी हदूद में, अपने दायरा कार में रखेंगे आइन के मुताबिक। बदकिस्मती से वो रफ्ता रफ्ता मिसाक जमहूरियत की कुछ वायलेशन भी हुई, कुछ वो हवा में उड़ गया। एक तीसरी कुव्वत भी उभर कर आ गई जो कि गालिबन एक रिस्पॉन्स भी था इस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है एक मिसाक जमहूरियत की, जिसमें कि ये तय किया जाए कि सियासी जो पार्टीज़ हैं और सियासी कुव्वतें जो हैं वो किस तरह से किसी किस्म की मदाखलत या प्रेशर को रोकेंगी। मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अतर साहब अगर तो मेरे हक में इस्टेब्लिशमेंट जो है दबाव डालेगी तो वो हलाल है, अगर मेरे मुखालिफ के हक में डालेगी तो वो हराम है।
तो यही वजह है कि इस वक्त जो हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में और दीगर जगहों पे जो मुकदमात जारी हैं, चाहे वो ऑडियो टेप्स हों, चाहे वो जजों की शिकायत हों वगैरह वगैरह, उन सब का मसला भी यही बना हुआ है कि वो अपनी अपनी पसंद की इंटरवेंशन चाहते हैं, और इस तरह मामला चलता नहीं है बदकिस्मती से। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में इतना संगीन और शदीद क्राइसिस है। जी ठीक है। हम सहाफ़ियों की जो यहाँ पे मुश्किलात हैं उनके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको बताया कि गार्डियन ने भी रिपोर्ट किया कि रवां बरस पहले 6 माह के दौरान पाकिस्तान में 7 सहाफ़ी कत्ल हुए। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने देखा होगा माजी में भी ये चीज़ रिपोर्ट होती रही कि पाकिस्तान में सहाफ़त एक बड़ा मुश्किल काम है। अब आलमी सतह पर भी ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि रवां बरस हमारे 7 सहाफ़ी जो हैं उनको कत्ल किया गया पहले 6 माह के दौरान। इसमें आप क्या समझते हैं जो हुकूमत का किरदार है, कहीं पे वहाँ पे कोताही है, ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा या कोई और मसला है? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुश्किल है मीडिया वर्कर्स के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, और आज से नहीं काफ़ी अरसे से मुश्किलात हैं मीडिया वर्कर्स के लिए। लेकिन साथ साथ आप देखें कि जहाँ एक तरफ जो है वो आपको मुख्तलिफ इदारों के दबाव का सामना करना पड़ता है, कहीं आपको प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से दबाव का सामना करना पड़ता है, फिर आप जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो आपकी जंग जारी है उसमें भी उन इलाकों में, और आपको पता रिपोर्टिंग इतनी आसान नहीं है, मुश्किलात का सामना रहा है हमेशा से। फिर तीसरा मसला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इख्तिलाफ राय के ऊपर आप किसी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी इसने इख्तिलाफ राय किया है, अब इसके इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश से मिलनी नहीं चाहिए। ये मसाइल हैं पाकिस्तान में, और मैं समझता हूँ ये मुश्किल काम है पाकिस्तान में मीडिया में काम करना। और अब तो शायद इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम ये हो चुका है कि आप इख्तिलाफ करके अपनी इज़्ज़त नहीं बचा सकते। यानी आप तसव्वुर कीजिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, आप अगर उनसे एतराज़ करते हैं, चले लोग कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट का दबाव होता था, लोग कहते हैं जनाब एजेंसीज तंग करती थी, अब तो आपका पॉलिटिकल वर्कर आपको तंग करता है। यानी आपका एक जिसके हाथ में आपने मोबाइल पकड़ा दिया वो आपको माँ बहन की गाली देना शुरू कर देता है, वो आपकी इतनी किरदार कुशी करता है कि आप लोगों के सामने जो है जितनी मर्जी कस्में उठा लें, आप गंदे से गंदे कर दिए जाते हैं। मुझे एक बात बताइए अतर काज़मी साहब, मैं कई अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि यार हर रोज़ आप उठते हैं, जब चाहते हैं किसी को आप लिफाफा साफ़ी कह देते हैं, जब चाहते हैं आप किसी की किरदार कुशी कर देते हैं, जब चाहते हैं आप किसी को चोर डाकू कह देते हैं। कभी अपने गिरबानों में झांक के देखा है? मैं तो कहता हूं कि ये जो इल्जाम लगाने वाले बड़े बड़े सियासतदान है ना, इनको बिठाना चाहिए और सबको कहा जाए कि कुरान पाक हाथ पे रखो और बताओ कि किसने हलाल कमाया किसने हराम कमाया। यानी आप हलाल कमाने वाले को भी चोर डाकू कहते हैं, अब उसको लिफाफा कह देते हैं, अपने गिरबानों में झांकते नहीं है, गाड़ियां खुद नहीं खरीदते, खाने खुद नहीं खाते, लोगों की पॉकेट पे नजर रख के उनसे पैसे जेब से निकलवाते हैं, घर की रेनोवेशन किसी से करवाते हैं, यानी घर का सामान किसी से मंगवाते हैं, शादी ब्याह के पैसे किसी से लेते हैं, हत्ता कि अपने बच्चों के पैदा होने पर जो किसी को मांगने वाले को पैसे देने पड़ते हैं वो भी किसी की जेब से निकाल के देते हैं कि भाई साहब दीजिए मैंने ये पैसे देने हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर एतराज किया जाता है। ये ऐसा कल्चर पैदा हो चुका है, मैं समझता हूँ। आप सब देखें ट्विटर पे, आप कोई बात करके देख लें, मैं समझता हूँ किसी को मेरे से इख्तिलाफ करने का हक हासिल है, नहीं पंजोथा साहब से इख्तिलाफ करने का हक हासिल है, लेकिन मुझे किसी ने कोई हक नहीं दिया कि मैं नईम साहब की जो है वो तहकीर करूँ या इनकी बेइज्जती करूँ या इनको गाली दूँ। ठीक है, इनको इख्तिलाफ का हक हासिल है, नहीं मुझे ये कह सकते हैं कि मैंने ये गलत बात की है, लेकिन ना किसी को गाली देने का हक नहीं है। पाकिस्तान में गाली ऐसे बना दी गई है जैसे सुबह उठते हैं सवाब की नीयत से लोगों को गाली देते हैं। अच्छा, मैं रजा साहब को भी इसमें शामिल करना चाहता हूं क्योंकि आपने भी बड़ा अरसा दराज से आप सहाफ़त कर रहे हैं और जो यहाँ पे सहाफ़त के साथ जो कुछ होता रहा वो आपको पता ही है। लेकिन एक एतराज़ रजा साहब ये होता है कि इस वक्त जो आप फसल देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे तैयार हुई हुई है, जहाँ पे तूफ़ान बदतमीज़ी आपको नज़र आता है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो सकता है, बहुत सारे मुस्बत चीज़ें भी हैं, लेकिन उस फसल के जो बीज हैं वो हमने मेन स्ट्रीम मीडिया पे बोए। हम यहाँ पे 9 बजे जरदारी साहब की हुकूमत ख़त्म करके उठते थे, हम यहाँ पे 9 बजे मियाँ साहब को सज़ा दिलवा के उठते थे। तो इसमें वो किरदार भी तो अदा किया है ना मीडिया ने और हमारे दोस्तों ने। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा किरदार है और उसका जिक्र हम करते हुए भी ज़रा घबराते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के मीडिया का बड़ा मसला आज से नहीं है, पिछले 2 साल से नहीं है, बल्कि ये तकरीबन जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डीरेगुलेट हुआ है, हमारी अपनी मीडिया की तंजीमों ने और ब्रॉडकास्टर एसोसिएशंस ने इस चीज़ को यकीनी नहीं बनाया कि हम मुकम्मल या तरीके से अपनी जो कॉन्डक्ट है उसके ऊपर अमल पैरा हों।
और ये कुछ एफर्ट्स होती हैं, बाद में वो फेल हो जाती हैं, फिर रियासत जो है या हुकूमत वक्त जो है वो इंटरवीन करती है, कभी पैमरा नोटिस देता है, कभी बंदिश हो जाती है, कभी एंकर्स को फारिग कर दिया जाता है बाहर से। अगर यही मीडिया अपनी एक यूनिटी दिखाए कि कोई प्रेशर ना ले, लेकिन साथ में अपने आप के जो मसाइल, जो अंदरूनी हमारे मसाइल हैं, पोलराइजेशन सियासी, यहाँ भी हर आपको पता लग गया कि जी फलाना एंकर फलाने के साथ है, फलाना चैनल फलाने के साथ है, तो ये सिलसिला जो है ये और तकवीत देता है पाकिस्तान में जो हिजान है सियासी उसको। मीडिया का काम तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट और गैर जानिबदाराना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है काज़मी साहब। और ये मीडिया पर्सन्स को, मीडिया मालिकान को गहरी सोच विचार करने की जरूरत है कि किस तरह से इस मामले को हल किया जाए, किस तरह से इस मसले को ठीक किया जाए। ठीक है। अच्छा पंजोता साहब, एक इशू ये है कि मीडिया सबको बड़ा अच्छा लगता है जब वो अपोजिशन में होते हैं। जब आपकी हुकूमत थी तो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी गालबन कोई आ रही थी और मरियम औरंगजेब साहिबा, शहबाज शरीफ साहब सारे वहाँ पे यकजहती करने आए थे सहाफ़ियों के साथ। अब आप लोग जो हैं वो सहाफ़ियों के साथ यकजहती करते हैं कि जनाब हत्या इज़्ज़त का बिल आ गया, ये मुनासिब नहीं है, वो मुनासिब नहीं है। अब क्या गारंटी है कि दोबारा जब आप हुकूमत में आएंगे तो अगर जब मीडिया आप पे तनकीद करेगा तो वो आपकी तबीयत पे इतना गरा नहीं गुजरेगा कि आप फिर वही कोई कानून लाने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखें बात ये ना कि अतर काज़मी साहब, तनकीद एक अलग मामला है कि आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो 3-4 अकाउंट्स हैं अभी आजकल बड़े एक्टिव हैं, जैसे जिनको नोटिस भी जारी हुए हैं। हसन अयूब साहब हैं, साथ उनके गरीदा फ़रूकी साहिबा हैं और एक अद हैं और भी कुछ हैं जिनको नोटिस तो नहीं जारी हुए लेकिन वो करते हैं। आप सुबह उठेंगे ना, आप देखिएगा कि वो लिखेंगे कि वैसे तो चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो बानी हैं, लेकिन वो काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। शाम को सोते हुए फिर वो लिखेंगे, सुबह उठते हुए फिर लिखेंगे, और फिर वो कहेंगे जी कि मैं बिल्कुल जो है वो तज़किया निगार भी हूँ, साफ़ी भी हूँ, और ट्वीट्स जो हैं वो बनाए भी आएंगे। गरीदा फ़रूकी साहिबा वो उसको ऊपर अपलोड कर देंगी, चाहे किसी जज के हवाले से हों, चाहे किसी खान साहब के केस के हवाले से हों, चाहे इद्दत के हवाले से, जो लिखा लिखा आएगा वो ट्वीट कर देंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि बिल्कुल जी ये आज़ाद सहाफ़ी हैं और तनकीद कर सकते हैं, जजेस के ऊपर भी ट्रोलिंग कर सकते हैं, ये जायज़ है। ये गलत बात है। सेकंड बात ये है कि यहाँ पर शुएब जो है वो बोल न्यूज़ के मालिक थे, ठीक है जी, उनको उठा लिया गया। आपके कितने साफ़ी उठा लिए गए। तो मसला ये है कि जब दूसरे चैनल्स वाले उनके कुलीग जो उनका साथ नहीं देते, ये सारे मसाइल हमें पता है। हाँ। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी तो आप बर्दाश्त, तनकीद हम नहीं कहते कि जी आप जो है खुदा न खास्ता दुश्मन तराजी बर्दाश्त करें, लेकिन तनकीद तो बर्दाश्त करें ना। नहीं, देखें तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त करते हैं, और खान साहब के सामने कई दफ़ा ऐसे सवाल किए कि हम भी साथ मौजूद होते थे, लेकिन खान साहब ने आज तक नहीं देखा होगा कि आपने उन्होंने गुस्सा किया हो। दूसरी तरफ देख लेना कि वो तो बाकायदा तौर पर एक अगर इश्तिहारात की बात की जाए तो अरबों रुपए इश्तिहारात दी जा रहे हैं, और परवेज़ इलाही का 1-1.5 अरब इश्तिहारात के ऊपर जो है वो एक केस नया शुरू कर दिया गया है। तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसा इंशाअल्लाह ताला नहीं आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो जिस तजर्बे से आप गुजर रहे हैं वो उस तजर्बे से आप सीखेंगे, और दीगर जो सियासी जमातें जिन तजर्बात से गुजरी हैं उम्मीद करते हैं कि वो भी सीखेंगी। आज अगर खान साहब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि सिस्टम उनके साथ ज़्यादतियाँ कर रहा है, तो उनको ये भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये वही सिस्टम है जिसमें मियाँ साहब ने काम किया, जिसमें शहीद बीबी ने काम किया, तो इन्हें कि उनके साथ भी ज़्यादतियाँ हों। तो ये एक दूसरे के मसाइल को समझने की ज़रूरत है, और ये जो पोलराइजेशन है ये तब ही कम होगी जब हम इख्तलाफ को बर्दाश्त करना सीखेंगे और इख्तलाफ को इख्तलाफ रखेंगे, उसको इंतकाम की आग के ज़रिए बुझाने की कोशिश नहीं करेंगे, और उसको हम कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं बना देंगे। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।